नो पढ़ना है क्या हमको? वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, राइट? सबसे पहले वर्क, वर्क मतलब काम करना। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, वर्क। हम बोलते हैं वर्क हुआ बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स when object moves in any direction, when object move in any direction but not perpendicular to force, ठीक है? The work is said to be done by or against a force when object actually moves in any direction except perpendicular to force. So by definition work dW is equal to F dot dx, F dot dx, डॉट प्रोडक्ट होगा इफ F is constant, if F is equal to constant, then W is equal to F S cos theta, where theta is angle between F and S. This is theta. Theta is angle between F and S, right? So W is equal to 0 if theta is equal to 90 degree. The work is negative if theta greater than 90 degree. The work is positive if theta less than 90 degree. So work can be positive, negative as well as 0 depending on angle between force and displacement. On force displacement graph, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं, दिस इज F versus S and say this graph is like this, and we have to find the work from S1 to S2. So the area of graph area with sign, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, इज इक्वल टू वर्क. ये क्या है? एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? एरिया. द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया, राइट? इतना क्लियर? नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम.
वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी and it is always valid, universal valid. Work is always equal to change in kinetic energy, but remember this is work on body or work by body, right? So if there is a certain condition जब आप वर्क कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल कैलकुलेट बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यू विल फाइंड सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस जहां पे आप इस फॉर्मूले से वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं. ये एक ऑब्जेक्ट कुछ भी ये एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. एट दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, which is increasing with time. It takes the complete circle and return on the same point with a speed 4 मीटर पर सेकेंड. हो सकता है ना, एक आदमी एक सर्कल में उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और सेम पॉइंट पे वापस आ गया किस स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड से. आप एफ एस कॉस थीटा लगा के तो नहीं निकलेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? जीरो. तो वर्क डन इज जीरो. अगर वर्क जीरो है तो एनर्जी कैसे बढ़ गई? कंजर्वेशन तो एफ एनर्जी तो अप्लाइड होगा ही ना, एनर्जी अपने आप तो बढ़ नहीं सकती. तो अगर वर्क नहीं हुआ तो एनर्जी कैसे बढ़ गई? सो दैट इज अ सिचुएशन जहां पे एफ एस कॉस थीटा फेल हो गया. ठीक है, तो लेकिन कौन सा हमेशा वैलिड है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वो हमेशा वैलिड है. तो अगर मास 80 kg है तो हाउ मच इज वर्क डन? हाफ इंटू 80 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज वर्क डन. समझ गए? डेराइव्ड है वो, बचपन में 11th क्लास में करते थे डेराइव. ठीक है, अब क्या करना डिराइव करके, राइट? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको. सीधे फॉर्मूला याद करो, डिराइव करने की जरूरत नहीं. वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन इज, ये फॉर्मूला फेल क्यों हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा, दैट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, राइट? ये फेल इसलिए हो जाता है इस सिस्टम में बिकॉज हम क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट जीरो ले लिया हमने तो लिया यहां से यहां तक पहुंच के डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग, हर एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है और सेम डायरेक्शन फोर्स की है. यही डायरेक्शन फोर्स की है और यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है. तो अगर हम एक स्मॉल पोर्शन को देखें तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन वो वर्क बढ़ता जाएगा. हर पोर्शन के लिए कुछ वर्क होगा तो वो वर्क ओवरऑल बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मेट में हो गया? चेंज होता जा रहा है. जो ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो रही है,
राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे पता चलेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है 20 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। इसको हमने डिस्प्लेस किया 200 मीटर। पहले लेके गए और फिर वापस लेके आए, यानी जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वर्क डन इज 0। बट ऐसा नहीं है, राइट? कैसे? पहले तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो। म्यू एम जी 0.5 इंटू 20 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन। ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, राइट? फ्रॉम ए टू बी, ये फ्रिक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? सो W1 is equal to minus 100 into 200. So that is 2 into 10 to the power 4 joule minus 2 into 10 to the power 4 joule, right? सिर्फ फ्रिक्शन ही तो है, वो तो हम कैसे भी कर रहे हो, हमें वर्क बाय फ्रिक्शन निकालना है। वो कैसे भी मूव कर रहे हो, हमें तो वर्क बाय फ्रिक्शन। तो कितना हुआ? -2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। नाउ फ्रॉम B to A, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। So how much is W2? -100, 200, -2 into 10 to the power 4 जूल। तो टोटल वर्क कितना? W1 plus W2, that is -4 into 10 to the power 4 joule, राइट? समझ गए? अब ये बताओ क्यों फेल हुआ वो फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, बट वर्क तो हो रहा है ना। Whenever the direction of force change, तो ये प्रॉब्लम होती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहे और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है? जीरो, नॉर्मल फोर्स का तो 0 होता ही, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वैसे करते तो 0 आता, तो 0 आता ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हु विल टेल यू कि 2 पार्ट में करना है? हु विल टेल यू कि 2 पार्ट में करना है? ठीक है, राइट? तो समझ गए? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट?
ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 60 डिग्री, ये मास 40 kg। हम एक फोर्स लगा के इसको पुल कर रहे हैं, जस्ट पुल्ड बाई एफ। एक फोर्स लगा के इसको जस्ट हमने पुल किया, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। हाउ मच फोर्सेस आर देयर? 1 F, second weight, third friction, right? And this length of the blank is 10 मीटर ले लो, पूरा मिला के 10 मीटर है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड वर्क बाय ईच एंड टोटल वर्क ऑन बॉडी। You have to find work on each and total work on body. Okay? मैं करूं? मैं करूं? Right. सबसे पहले we need to calculate the force needed to pull the system. तो पहले तो ये क्वेश्चन है फोर्स का, राइट? 400, this is 400 cos 60, तो 400 cos 60 is 200, ये 400 sin 60, तो 200 √3 और यहाँ पे फ्रिक्शन, राइट। अब फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू mg cos थीटा। mg cos थीटा कितना है? 200, दैट इज 80 न्यूटन, राइट। नाउ जस्ट पुल्ड, जस्ट पुल्ड मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो F इज इक्वल टू 200 √3 प्लस फ्रिक्शन, दैट इज 80। इसको 1.7 अप्रोक्सीमेट कर दें तो ये कितना हो गया? 340 और 80 420, अप्रोक्सीमेटली वी टुक इट 340 420, राइट। नाउ अब आ जाओ वर्क बाय फ्रिक्शन। W1 is equal to, friction is opposite to displacement, तो -80 into 10, that is -800 joule, right? Then by gravity या weight, weight का कौन सा कंपोनेंट अपोज कर रहा है? mg sin थीटा, mg sin theta, so that is -200 √3 into 10, सॉरी माइनस नहीं होगा, यह अच्छा माइनस ही होगा, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, तो -200 √3 into 10 और 200 √3 अप्रोक्सीमेटली 340, तो -3400 जूल। नाउ बाय फोर्स W3 इज इक्वल टू, अब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा,
तो 420 इंटू 10 दैट इज 4200 जूल, राइट। तो टोटल कितना हुआ? 0। एंड अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें तो टोटल 0, क्योंकि हमने जस्ट पुल किया, एक्सेलरेट तो किया नहीं, तो स्पीड बढ़ी नहीं, हाँ, तो चेंज इन एनर्जी 0, तो वर्क डन 0। सो व्हाट वी लर्न, वन इज वर्क बाय इंडिविजुअल फोर्स। जैसे 3 डिफरेंट फोर्सेस से वर्क हमने कैलकुलेट किया, तो एक हो गया वर्क बाय इंडिविजुअल फोर्स और एक हो गया वर्क ऑन बॉडी। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है दैट इज अप्लाइड फॉर टोटल वर्क, वर्क ऑन बॉडी और वर्क बाय बॉडी, वर्क ऑन बॉडी और वर्क बाय बॉडी, करेक्ट। तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, उससे इंडिविजुअल का नहीं कैलकुलेट कर सकते। ओके, नाउ पावर। पावर is what? Rate of doing work or rate of change of energy, right? Rate of doing work dW upon dt or rate of change of energy। और ये कौन सा पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, एंड dW बाई dt होता है F डॉट dx अपॉन dt, सो दिस विल कम एज F डॉट v। So instantaneous power is force dot product with instantaneous velocity. Average power, average power, total work upon total time। ठीक है, या टोटल चेंज इन एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, समटाइम्स वी टेक हॉर्स पावर एज ऑल्सो। हॉर्स पावर इज 746 वॉट। फॉर द मशीन्स समटाइम्स वी टेक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी of a machine, that is output power upon input power। आउटपुट पावर क्या है? जो टोटल वर्क उसने किया पर यूनिट टाइम। और इनपुट क्या पावर क्या है? जो हमने दी पावर। जैसे एक वाटर पंप को ले लो, हमने बटन ऑन किया, पानी ऊपर चढ़ने लगा, तो कितना पानी कितने टाइम में कितनी हाइट पे चढ़ाया? मान लो m मास चढ़ाया h हाइट पे t टाइम में, तो कितनी पावर हो गई? mgh अपॉन t, राइट। तो कितना पानी कितना हाइट पे और कितने टाइम में चढ़ाया, दैट इज आउटपुट। और उसमें हमारी कितनी बिजली खर्च हुई, दैट इज कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, दैट इज इनपुट पावर। ऑब्वियसली हर सिस्टम में कुछ लॉसेस होते हैं, तो इनपुट पावर हमेशा आउटपुट से ज़्यादा होती है। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। यहां पे हम जो कंसर्न है वो है मैकेनिकल एनर्जी।
एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बट यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी से कंसर्न है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो डिवीजन होते हैं, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वी ऑल नो इज व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी में फिर दो डिवीजन हो जाते हैं, वन इज ग्रेविटेशनल, ठीक है, एंड अनदर इज इलास्टिक। One is gravitational potential energy and other one is elastic potential energy. ठीक है? So if we see the gravitational potential energy, gravitational potential energy depend on position in gravitational field या in gravity, डिपेंड ऑन पोजीशन इन ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी में उसकी क्या पोजीशन है, राइट? अब बता रहा हूं। इफ सपोज दिस इज अर्थ एंड ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, एंड वी रेज इट टू हाइट h, and this h is much less than radius of earth or in few meters, यानी हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज वन केस, राइट? फर्स्ट केस। सेकेंड केस, h is large, ओके? सो दो केसेस होते हैं। When h is negligible, यानी कुछ मीटर्स, then change in potential energy to raise height h, u is equal to mgh। पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है? चेंज हो रही है, तो ये h हाइट कहीं से भी कहीं तक हो सकती है, नॉट नेसेसरी यू टेक इट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ऑन थर्ड फ्लोर यू कैन टेक द थर्ड फ्लोर एज ए ग्राउंड, तो वहां से, क्योंकि ये चेंज है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट हाइट और समथिंग, राइट? सो जब हाइट बहुत कम हो, कुछ मीटर्स में हो, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सीधे mgh से निकाल लेते हैं, राइट? When h is large, तो u is equal to minus g m upon r plus h।
ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है h हाइट पे, और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। सो दिस इज, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, ये। तो ये डिस्टेंस कौन सा होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सेंटर ऑफ अर्थ से। हाँ, मतलब एक्चुअली इसको लिफ्ट करने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ता है, जो हमें वर्क करना पड़ता है ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए, जब हम लिफ्ट करते हैं तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हाइट ज़्यादा हो तो जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होती रहती है, तो वहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो जब हम उससे डिराइव करते हैं तो ये आता है, और जब हम h लेते हैं स्मॉल हाइट, तो उतनी हाइट में g में कुछ खास चेंज होता नहीं है, तो हम कांस्टेंट फोर्स ले लेते हैं, कितनी, mg। तो m वर्क डन बाई mg इंटू h। नेक्स्ट आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। ये होता है ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, राइट। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है सॉलिड्स करके, उसमें। अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर स्प्रिंग, जब हम किसी स्प्रिंग को पुल करते हैं, ये मास है और हमने इसको स्प्रिंग को पुल किया कुछ भी फोर्स लगा के, तो स्प्रिंग की वापस आने की टेंडेंसी होती है विद अ फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है वापस आने की, और जिस फोर्स से वो वापस आता है उसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ये भी डिटेल में उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉलिड वाले चैप्टर में। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है हमने कितना पुल किया। मान लें हमने इसको x डिस्टेंस पुल किया, तो दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज -kx। माइनस साइन क्यों, बिकॉज इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। हम राइट साइड पुल करेंगे तो फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी, हम लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो फोर्स राइट साइड लगेगी, राइट। जो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी आप कोई फोर्स मत लगाओ, तो स्प्रिंग जिस पोजीशन में होता है उसको हम नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद हम जो पुल करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हुआ तो सेंटर से लेते हैं, सेंटर टू सेंटर ले लो, ठीक है। सो वर्क अगेंस्ट restoring force equals elastic
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। हमने फोर्स लगाई तो हम कुछ वर्क करेंगे अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, एंड दिस कम्स आउट एज हाफ के एक्स स्क्वायर। के हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। हम देखो, जैसे ही हम इसको पुल करेंगे एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, वो अपोज करेगी, तो हमें उसको ओवरकम करने के लिए करना पड़ेगा, उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो जितना काम हम करेंगे उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, तो वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये एक पेंडुलम है, इसको हमने 60 डिग्री पुल कर लिया, अब ये वापस आएगा ऐसे, तो यहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो सिंपल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लेंथ कितनी है, एल ले लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। सो दिस कंप्लीट लेंथ इज एल एंड दिस इज एल कॉस थीटा। तो हाइट इज हाउ मच, एल माइनस एल कॉस थीटा। एल कितना था, 1 मीटर, माइनस 1, थीटा कितना था, 60, तो cos 60 is half, so that is half meter. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना, मास कितना था, 100 ग्राम, तो 0.1 kg इंटू 10 और हाइट हाफ, सो दैट इज 0.5 जूल।